वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो हम नोवेल पढ़ने जा रहे हैं वो अल्बर्ट कैम्यू का नोवेल है जिसका नाम है द आउटसाइडर और इसका एक और नेम है द स्ट्रेंजर। इस नोवेल के दो नेम हैं, ठीक है। ये फ्रेंच में लिखा गया है जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। इस नोवेल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर 6 चैप्टर्स हैं और जो सेकेंड पार्ट है उसके अंदर हमारे पास 5 चैप्टर्स आते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास सब्जेक्टिव रियलिटी को दिखाया जाएगा और सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्टिव रियलिटी को बताया जाएगा। इसके अलावा जो हम इस वीडियो में कंटेंट्स को डिस्कस करने वाले वो है कैरेक्टर लिस्ट, समरी, थीम्स, टाइटल की सिग्निफिकेंस को देखेंगे हम लोग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। जो हमारे पास पहला कैरेक्टर आता है वो है मरसो, ठीक है। इसको मरसो भी प्रोनाउंस किया जाता है और मरसोल्ट भी, ठीक है, लेकिन ये फ्रेंच नेम है, इनकी प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। मरसो जो है इस नोवेल का सेंट्रल कैरेक्टर है, ठीक है। ये एक यंग फ्रेंच मैन है जो मर्डर करता है इस नोवेल के अंदर और ये जो मर्डर करता है उस मर्डर को ये बहुत ही माइनर कंसीडर करता है और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट अब्सर्ड कैरेक्टर्स दिखाया गया है इस नोवेल के अंदर, ठीक है। बहुत ही अब्सर्ड इसका एटीट्यूड है। इसकी मदर की डेथ हो जाती है और ये अपनी मदर के फ्यूनरल पे आता है पार्ट 1 में और पार्ट 2 जो है वो इसका सारा ट्रायल के ऊपर गुजरता है कोर्ट के अंदर। अच्छा, अब इसके बाद सेकंड कैरेक्टर वो है मरसोल का बॉस, जो कि एक माइनर कैरेक्टर है। इसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं दिखाई गई स्टोरी के अंदर, बस इतना बताया गया कि मरसोल अपने बॉस से जो है वो छुट्टी लेके आता है क्योंकि इसकी मदर की डेथ हो गई है, नथिंग एल्स। इतना कुछ इसकी सिग्निफिकेंस नहीं दिखाई गई। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास आता है सेलेस्टे का। ये जो है मरसोल का फ्रेंड है और इसका एक रेस्टोरेंट है जो कि ना मरसोल वहाँ पे रेगुलरली डाइन्स के लिए जाता है और ये मरसोल के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल दिखाई देता है हमें। नेक्स्ट कैरेक्टर है मामा। मामन जो है ना, यानी कि बेसिकली जो मदर है उसको कहा गया है। मामा जो है इसकी डेथ हो चुकी है मदर की और सारी स्टोरी जो है मदर की डेथ के अकॉर्डिंग जो है वो चल रही है। मदर की डेथ हो गई है, ट्रायल में डिस्कशन मदर की डेथ के अबाउट होगी। जो 3 साल पहले था मरसोल ने अपनी माँ को एक ओल्ड पर्सन्स के होम में भेज दिया था। वैसे तो मदर एंड सन का बहुत ही क्लोज रिलेशन होता है लेकिन यहाँ पे मदर एंड सन का बहुत ज़्यादा वीक रिलेशनशिप दिखाई देगा हमें। फिर है डायरेक्टर ऑफ द होम। ये जो डायरेक्टर है ये मैनेजर है ओल्ड पर्सन्स होम का, जहाँ पे मरसोल की मदर ने अपने फाइनल 3 इयर्स स्पेंड किए थे और ये मरसोल को इसकी मदर की फ्यूनरल की तरफ लेके जाता है और पूरे प्रोसेस में उसके साथ रहता है, उसको वॉच आउट करता है। और जब ट्रायल चलता है तो ट्रायल में ये कहता है कि जो मरसोल है अपनी मदर की डेथ के बहुत ज़्यादा कोल्ड था, ठीक है। फिर है हमारे पास अगेन माइनर कैरेक्टर केयर टेकर का। केयर टेकर जो है ये वर्कर है ओल्ड पर्सन्स होम में, जहाँ पे मरसोल की मदर जो है उसने अपने लास्ट 3 ईयर स्पेंड किए हैं लाइफ के। केयर टेकर ने और मरसोल ने बिल्कुल कफिन के पास बैठकर, जो कफन है उसके बिल्कुल पास बैठकर कॉफ़ी ड्रिंक करते हैं और स्मोकिंग करते हैं सिगरेट्स की। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास थॉमस पियर्स का। जो थॉमस पियर्स है ना ये बेसिकली एक एल्डरली रेजिडेंट है ओल्ड पर्सन्स होम का, जहाँ पे मरसोल की मदर भी रह रही थी और मरसोल की मदर की डेथ से पहले ये और पर्जी फेमस हो गए थे। इनसेपरेबल है, आपस से अलग नहीं हो सकते हैं ये, और ये उनके फियोंसे के तौर पे मशहूर हो गया था। इसका और मरसोल की मदर का रिलेशनशिप जो है ना वो बड़ा इमोशनल दिखाया गया है इस स्टोरी के अंदर। और ये करेक्टर फॉयल दिखाया गया है नरेटर का, यानी कि मरसोल का। फिर नर्स का करेक्टर है अगेन माइनर करेक्टर जो कि फ्यूनरल में साथ थी। फिर है हमारे पास मैरी का करेक्टर। अब ये जो मैरी कार्डोना है ये बेसिकली गर्लफ्रेंड है मरसोल की और उससे बिल्कुल ऑपोजिट व्यूज रखती है। जैसा कि ये कन्वेंशनल यंग वुमेन है और अपनी लाइफ को एंजॉय करती है, ठीक है। ये फिल्म्स को एंजॉय करती है, बीच को एंजॉय करती है, जबकि मरसोल की लाइफ में एंजॉयमेंट नाम का कोई लफ्ज ही एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये मरसोल से शादी करना चाहती है लेकिन मरसोल जो है उसका इनडिफरेंट एटीट्यूड है टूवर्ड्स मैरिज, ठीक है। तो वो पूछती है क्या तुमसे शादी करोगे, वो कहता है अगर तुम चाहती हो तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा, ठीक है। तो ये पूछती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो, वो कहता है पसंद तो मैं करता नहीं लेकिन तुम शादी करना चाहती हो तुमसे मैं शादी कर लूँगा। लाइक थ्रू एंड थ्रू हम स्टोरी में देखेंगे इसका बड़ा अब्सर्ड एटीट्यूड है, ठीक है। और ये जो है थोड़ी बहुत इमोशंस रखती है। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास आता है इमैनुअल का और ये अगेन माइनर कैरेक्टर है और ये फ्रेंड है मरसोल का, ठीक है। और दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। ना सिर्फ ये ऑफिस में फ्रेंड है बल्कि ऑफिस के बाहर भी फ्रेंड्स हैं।
फिर है हमारे पास रेमिनिसेंट का करैक्टर। रेमिनिसेंट का करैक्टर बहुत सिग्निफिकेंट करैक्टर है क्योंकि ये सिन कमिट करता है। इसके अंदर सिन क्या है, अरब गर्ल को, अपनी गर्लफ्रेंड को जिसका नाम अरब गर्लफ्रेंड है उसको मारता है। ठीक है, उसके अलावा बड़ा एग्रेसिव यंग मैन है और ये जो है मर्सोल से बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंडशिप डेवलप कर लेता है। ठीक है, और उसके अलावा ये एक पिम्प के नाम से बड़ा मशहूर है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास आता है सलोमेनो का। सलोमेनो जो इसके पास हमारे पास स्टोरी में दिखाया गया है एक ऐसा कैरेक्टर जिसके पास एक डॉग है, और जो ये ओल्ड सलोमेनो है ना, ये बेसिकली मर्सोल का नेबर भी है, और साथ ही साथ इसके पास मैंने बताया था एक डॉग है और जिसको ये मारता है, और जब डॉग गुम जाता है तो ये रोता है उसके लॉस के ऊपर। ठीक है, तो ये भी कंट्रास्ट दिखाया गया मर्सोल के साथ कि मर्सोल की माँ मर गई, वो नहीं रोया, लेकिन जो सलोमेनो है उसका डॉग गुम जाता है तो वो उसके ऊपर कितना अफसोस कर रहा है कि जो इंसान के लिए जानवर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए इंसानों के मुकाबले में। ठीक है, फिर नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास आता है चैपलेन का। ये एक प्रीस्ट है जो कि अगेन अननेम्ड, इसका भी कोई नाम नहीं लिया गया स्टोरी के अंदर। ठीक है, अब ये जो है ना ये मैन ऑफ फेथ है, और इस स्टोरी के अंदर उसने क्या दिखाया गया है, राइटर ने दिखाया है नाइलिस्ट एटीट्यूड, कि वो लोग जो कि गॉड पे बिलीव नहीं करते। ठीक है, एग्जिस्टेंशियलिज्म दिखाया है राइटर ने इसके अंदर कि ठीक है जिनके लिए एग्जिस्टेंस मैटर करती है लेकिन वेज मैटर नहीं करते हैं। अब्सर्डिज्म दिखाया है। मैंने थिएटर ऑफ अब्सर्ड के ऊपर इन डिटेल वीडियो बना रखी हुई जिसके अंदर मैंने एल्बर्ट कैम्यू के मिथ ऑफ सिसिफस को भी डिफाइन किया है। तो अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा इस वीडियो को देखने में, ताकि आपको थिएटर ऑफ अब्सर्ड क्लियर हो जाए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वो देख लीजिएगा। अच्छा, चैपलेन जो है मैंने बताया ये मैन ऑफ फेथ है, और ये जो है ये थ्रू आउट द स्टोरी जब एंडिंग होती है सेकंड पार्ट के अंदर मर्सोल को कहता है कि तुम क्रिश्चियनिटी पे बिलीव करो, तुम रिलीजन पे बिलीव करो, लेकिन मर्सोल जो है वो इसके बिलीव को और इस पर्सन को डिनाई करता है, इसकी बात नहीं मानता। चलिए, ये तो हो गया हमारा कैरेक्टर्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं अपनी स्टोरी की, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अब जब समरी शुरू होती है, समरी के स्टार्ट में बताया गया है, जो टेक्स्ट है मैं वो पढ़ती हूँ, पहला पैराग्राफ पहला जिसमें बताया गया, अब वो सुने ज़रा। कहता है, मदर डाइड टुडे और मे बी yesterday, I can't be sure. The telegram from home says, your mother passed away, funeral tomorrow, deep sympathy. Which leaves the matter doubtful. It could have been yesterday. अब बिल्कुल जब स्टार्टिंग पे है, स्टार्टिंग पे हम लोगों को क्या नज़र आ गया पहली कोटेशन में, एग्जिस्टेंशियलिज्म। ठीक है, लॉस ऑफ बॉन्डिंग दिखाई गई है हमारे पास यहाँ पे, नरेटिव फर्स्ट पर्सन में है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि बताया गया है इसके अंदर कि माँ की डेथ हो गई है। ठीक है, डीप सिंपैथी, कितना ही अब्सर्ड एटीट्यूड दिखाया गया है उसके अंदर कि अब जब माँ की डेथ हो गई है, कोई श्योरिटी भी नहीं है कि कल मरी है, ठीक है, या फिर आज मरी है, आई कांट बी श्योर। तो जब लाइन स्टार्ट होती है, द फेमस लाइन्स इंट्रोड्यूसिंग मर्सोल्स मदर्स ओपन द नॉवल। ठीक है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में जो मैंने लिखा हुआ है। अब इसमें क्या बताया गया, मैंने आपको जैसे कि बताया कि मर्सोल की मदर की डेथ हो गई है और डेथ कल हुई है या आज हुई है। ठीक है, कहता है आई कांट बी श्योर, यानी कि फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, राइटर जो करेक्टर खुद है मर्सोल वो अपनी लाइफ को यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पार्ट जो है सब्जेक्टिव जो रियलिटी है उसे डिस्कस करेगा। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया जाता है कि शिपिंग क्लर्क की जॉब करता है। ठीक है, और बताया गया जो सेटिंग है इस नॉवल की, वो सेटिंग क्या है, अल्जायर्स। ठीक है, अल्जायर्स जो है वो शुमाली अफ्रीका का एक शहर है, वो सेटिंग रखी गई है। और जो अल्जायर है ये हाइब्रिड कल्चर यहाँ पे रहते हैं, यानी कि यहाँ पे फ्रेंच कल्चर भी रहता है, अरब कल्चर भी रहता है, डिफरेंट कल्चर्स जो है ना वो इकट्ठे यहाँ पे रहते हैं, पिक एंड मिक्स, होमी के भाभा का कॉन्सेप्ट। तो डिफरेंट कल्चर्स जो है यहाँ पे इकट्ठे होकर रह रहे होते हैं यहाँ पे। तो हम इस नॉवल के अंदर ना अब्सर्डिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, नाइलिज्म के साथ साथ ना पोस्ट कॉलोनियल एलिमेंट्स भी देखेंगे। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करना दोबारा शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया कि ये शिपिंग क्लर्क की जॉब करता है और इसने जॉब से ऑफ लेना है, और हमें बताया गया कि इसकी जो मदर है वो कहाँ पे रहती है, वो एज्ड पर्सन, द होम फॉर एज्ड पर्सन्स इट एट मारेंगो, यहाँ पे रहती है, जो कि 50 माइल्स अवे है फ्रॉम अल्जायर्स। ठीक है, जहाँ पे इसकी जो सिटी जिस जगह पे रह रहा है जिस कंट्री में, वो कंट्री का नेम भी रिवील होता है। और अब इस अब्सर्ड पर्सन का अब्सर्ड एटीट्यूड देखें, जब ये ऑफ लेने के लिए गया है तो क्या कहता है, सॉरी सर बट इट्स नॉट माई फॉल्ट यू नो। अब मदर की डेथ हो गई तो कहता है सॉरी सर इट्स नॉट माई फॉल्ट। तो ये करैक्टर का अब्सर्डिज्म, अब्सर्ड एटीट्यूड शो करता है।
तो इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका ये भी है, डिस्कस द करेक्टर ऑफ मर्सोल्ट इन कॉन्टेक्स्ट विद द थ्योरी ऑफ अब्सर्डिज्म। ठीक है, ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मर्सोल्ट एज अ अब्सर्ड करेक्टर, इसके लिहाज से भी आपने देखना है इस नॉवल को। अच्छा, समरी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रही थी, मर्सोल्ट जो नरेटर स्टोरी का, वो शुमाली अफ्रीका के शहर अल्जायर में रहता है। वहाँ पे शिपिंग क्लर्क की कंपनी के अंदर क्लर्क की नौकरी कर रहा है, और एक टेलीग्राम के ज़रिए इसको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इसकी जो मदर है उसकी डेथ हो चुकी हुई है, और वो नहीं जानता इसकी वालदा की कब डेथ हुई है, क्योंकि जो इसने टेलीग्राम सुना था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही मेंशन था कि कल जनाजा है। फिर वो दफ्तर में जाता है छुट्टी के लिए। अब वो जो छुट्टी लेता है, तो छुट्टी लेने के बाद बताता है कि जो अल्जायर है उससे 50 मील दूर है मेरिंजो। ठीक है, मेरिंजो के लिए वो निकल पड़ता है। अब उससे पहले क्या होता है, जब ये निकलता है ना, बस में सवार होने से पहले ये सोचता है कि अपना फेवरेट होटल जो है ना इसका, सेलेस्टियल, वहाँ पे जाए, वहाँ पे जाके नाश्ता कर लूँ, ये सोचता है। वहाँ जाकर ना ये क्या करता है, खाना खाता है, और सोचता है कि क्यों ना मैं अपने फ्रेंड इमैनुअल जो है, उसके अंकल की कुछ डेज पहले ही डेथ हुई थी, उससे मॉर्निंग बैंड ले लूँ। इनमें एक ट्रेंड था कि ये ब्लैक किस्म की टाई बांधते थे, जिसको मॉर्निंग बैंड का नाम दिया जाता था, और वो टाई किस चीज़ को इंडिकेट करती थी कि इनके किसी प्यारे की डेथ हो चुकी हुई है। ठीक है, तो कहता है मैं उससे मॉर्निंग बैंड ले लूँ। अब यहाँ पे करेक्टर का अगेन अब्सर्ड एटीट्यूड दिखाया गया हुआ है कि माँ की डेथ हुई है, पहले किसके लिए कॉन्शियस है, अपने लंच के लिए कॉन्शियस है। फिर ये नहीं कि मैं न्यू ब्लैक टाई खरीद लूँ, मेरी माँ की डेथ हो गई है, कहता मैं फिर जो है ना ब्लैक टाई जो है ना मॉर्निंग की, वो अपने दोस्त से उधार मांग लेता हूँ। इमोशनलेस पर्सन दिखाया गया है कि किसी की मदर की डेथ हो जाए तो सब जानते हैं कि उसकी क्या फीलिंग होती है जब मदर की डेथ हो जाए या मदर आपको छोड़ के चली जाए। तो ये फीलिंग एक जिसको बयान नहीं कर पाता बंदा, वैसे की फीलिंग होती है। लेकिन यहाँ पे करेक्टर जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, इमोशनलेस। फिर उसके बाद जो एक करेक्टर है हमारा मर्सोल का, ये बस में सफ़र करके पहुंचता है होम फॉर द एज्ड, उस जगह पे जहाँ पे इसकी वालदा रहती थी। जब वो वहाँ पे पहुंचता है तो इसकी मुलाकात डायरेक्टर से होती है। वो इसको अपनी वालदा का आखिरी यानी कि ना टाइम पे फेस देखने का कहता है कि तुम लास्ट टाइम अपनी मदर का फेस देखना चाहोगे। कहता है नाउ आई सपोज यू वुड लाइक टू सी योर मदर। आगे से रिस्पॉन्स कहता है आई रोज विदाउट रिप्लाइंग एंड ही लेट द वे टू द डोर, कि इसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। मीन्स अब ये फेस भी देखना नहीं चाहता अपनी मदर का, इसका है जल्दी से डेथ बॉडी को दफनाए और ये वापस चला जाए। तो उसके बाद नर्सिंग होम से केयर टेकर आता है और वो कहता है कि अगर आप हमने डेड बॉडी को सील कर दिया है, अगर आप डेड बॉडी को दोबारा देखना चाहते हैं तो बता दें, मैं उनकी डेड बॉडी को खोल दूंगा। तो मर्सोल जो है ना वो रिफ्यूज़ कर देता है, कहता है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इस पर केयर टेकर बड़ा हैरान होता है। अब क्या है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, दिस इज़ एब्सर्डिज्म। ठीक है, कि ऐसा बिहेवियर जो कि आपका बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी के लिए, वो एब्सर्डिज्म के अंदर आ जाता है, कि अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम स्टोरी के अंदर देखेंगे वो होगा फिजिकल सेटिंग। फिजिकल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी देखेंगे हम लोग एनवायरनमेंट के लिहाज से मर्सोल के मूड भी जो है ना वो चेंज होते रहते हैं, मूड स्विंग्स। और इसके अलावा फिर बताया गया स्टोरी के अंदर कि इस रात जो है मर्सोल अपनी जो वालिदा हैं, उसकी जो मदर हैं, उनकी डेड बॉडी के सामने विजिल का जो है ना अरेंजमेंट करवाता है। और वहाँ पे केयर टेकर और ये मर्सोल मिलकर क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और सो जाता है। ठीक है, तो अब ये क्या है, इसकी लाइफ के अंदर एक ही अब्जर्ड रूटीन चलती है, ईट ड्रिंक एंड स्लीप। ठीक है, ये रूटीन हम देखेंगे। इसको नींद बहुत आती है, इसको भूख बहुत लगती है। ठीक है, और ये क्या है, एलियनेटेड पर्सन है थ्रू आउट द स्टोरी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जनाजा का टाइम है। जनाजा के टाइम पे वो नर्सिंग होम के डायरेक्टर से मिलता है। डायरेक्टर जो है इसको बताता है कि नर्सिंग होम में तुम्हारी जो मदर है, इनका एक बहुत ही करीबी दोस्त है, इसका नाम है थॉमस प्रेसी। थॉमस प्रेस जो है ना तुम्हारी मदर का बहुत ही करीबी दोस्त है, वो भी जनाजे में ना ज्वाइनिंग करेगा, जनाजे में हमारे साथ हो जाएगा। अब जब सारे के सारे लोग जनाजे की तरफ जा रहे होते हैं तो उस टाइम जो मर्सो होता है उसका थ्रू एंड थ्रू फोकस होता है किसके ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर। द स्काई वॉज ऑलरेडी अ ब्लेज ऑफ लाइट in the full glare of the morning sun, with everything shimmering in the heat haze. There was something inhuman, discouraging about this landscape. फिर उसके बाद जब फ्यूनरल की तैयारी हो रही होती है इस इन्वायरमेंट के अंदर, तो कोई पूछता है मर्सोल से कि व्हाट वाज हर एज, तुम्हारी माँ की एज क्या थी। तो कहता है वेल शी वाज गेटिंग ऑन।
As a matter of fact, I did not know exactly how old she was. अब अपनी मदर की एज भी नहीं पता तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी के अंदर। अब उसके बाद बताता है बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी के अंदर माँ का जनाजा था, जब उनको दफनाया जा रहा था तो मेरा पूरा कंसंट्रेशन किसके ऊपर था, सिर्फ और सिर्फ सेटिंग के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर मेरा पूरा कंसंट्रेशन था। और मुझे जो है ना जनाजे के बारे में कुछ भी याद नहीं था, ठीक है। और उसके बाद क्या है, वो कहता है माँ का फ्यूनरल हो गया, रियली नथिंग इन माई लाइफ हैज़ चेंज्ड, मेरी लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं बदला। अब सेम नाइट सैटरडे का दिन था, ठीक है, वो बड़ा ही खुश खुश वापस अल्जायर्स पहुंच जाता है। अब नेक्स्ट डे जो है ये जाता है समंदर पे स्विमिंग के लिए, वहाँ पे इसकी मुलाकात होती है मैरी से। मैरी जो है वो भी इसके साथ दफ्तर में काम किया करती थी, इसके ऑफिस में। फिर इस शाम जो है ना दोनों थिएटर में ना एक कॉमिक मूवी देखने के लिए जाते हैं, और वापसी में दोनों जो है मरसोल के घर में ही रात गुजारते हैं। उसके बाद जब सुबह होती है तो मरसोल जब उठता है तो देखता है मैरी चली गई होती है वहाँ से अपने घर वापस। वो दोपहर तक बिस्तर पे लेटा रहता है और शाम को खिड़की से बाहर लोगों को गुजरते देखता रहता है। अब इसके बाद क्या होता है, मंडे, ठीक है, मरसोल वापस अपने काम पर जाता है और वहाँ अपने दोस्त इमानुएल के साथ दोपहर का खाना खाता है और शाम तक वो दफ्तर में काम करता है। रात को जब वो अपने अपार्टमेंट की सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है तो इसकी मुलाकात एक ओल्ड शख्स सलामानो से होती है, जो कि अपने बीमार डॉग के साथ ना इसी बिल्डिंग के अंदर रह रहा होता है जहाँ पे मरसोल रहता है। और यहाँ पे जो रेमंड है, मरसोल है, उसकी मुलाकात रेमंड सिंट से भी होती है, जिसके बारे में ना ये रूमर्स फैली हुई हैं कि ये एक पिम्प है, यानी वो औरतों का कारोबार करता है। रेमंड जो है इनविटेशन देता है मरसोल को डिनर का, ठीक है, तो जो मरसोल है वो एक्सेप्ट कर लेता है उसके इनविटेशन को। फिर उसके बाद जब रेमंड के पास जाता है वो डिनर पे, तो रेमंड जो मरसोल को अपनी स्टोरी सुनाता है, ठीक है, वो बताता है कि कैसे उसको एक द अरब गर्ल, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे देखना आप कुछ वर्ड्स बोलूँगी उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आप बताता है कि कैसे एक द अरब गर्ल है जिसने उसके साथ ना लाइक बेवफाई की, और फिर उसकी इससे लड़ाई होगी, तो इस ड्यूरेशन में एक द अरब मैन, ठीक है, एक अरब मैन है, उससे किसकी ये रेमंड की फाइटिंग हो गई थी। कहता है मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ, और बदला लेने के लिए तुमने मेरी मदद करनी है, तुमने एक लेटर लिखना है और लेटर लिख के उसको द अरब गर्ल की तरफ भेजना है ताकि वो वापस मेरे पास आए और मैं उससे अपना बदला ले सकूँ। मरसोल मान जाता है, वो एक लेटर लिखता है और वो द अरब गर्ल को लेटर भेज देता है। लेटर लेकर वो दोबारा वापस आती है इसके पास, रेमंड के पास, और रेमंड जो है वो उससे बदला लेता है और रेमंड उस लड़की को, द अरब गर्ल को, बहुत ज़्यादा मारता है, ठीक है। और जब वो उसको मार रहा होता है इसी दौरान पे, क्योंकि सैटरडे का डे होता है, तो मैरी और मरसोल इकट्ठे होते हैं अपने अपार्टमेंट में और वो इनके मार धाड़ की आवाज़ें सुनते हैं और अपने रूम से बाहर आ जाते हैं। और जब ये हॉल में जाते हैं दोनों तो देखते हैं वहाँ पे एक पुलिस वाला आया होता है, और पुलिस वाला जो है वो रेमंड के मुंह पे थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम्हें पुलिस स्टेशन आना होगा। रेमंड कहता है मरसोल से कि क्या तुम मेरे लिए गवाही दोगे, वहाँ पे विटनेस बन के आओगे, तो मरसोल कहता है ठीक है मैं आ जाऊँगा। अब जब इससे पहले जब पुलिस वाले ने उसको मारा, उस ड्यूरेशन पे रेमंड ने क्या किया, रेमंड लड़की की तरफ दोबारा मुड़ा, उसने कहा डू नॉट यू वरी माई पेट, वी विल मीट अगेन। पेट जो है एनिमल को कहते हैं, और यहाँ पे फेमिनिज्म हमारे पास सामने आ जाता है कि इसने अरब गर्ल को क्या कहा, पेट कहा, एनिमल बना दिया। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे अभी समरी को स्टॉप करके क्रिटिसिज्म करना चाहूँगी अभी, कि देखें हमने देखा द अरब मैन, द अरब गर्ल, ठीक है, और ये सेटिंग कौन सी दिखाई गई है, अल्जायर की। अगर हम पोस्ट कलोनियल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो फ्रेंच जो है ये वाइट मैन होते हैं, ठीक हो गया, और इसके बाद जो यहाँ पे अल्जायर के अंदर अरब जो है ये ब्लैक्स कंसीडर होते हैं। तो फ्रेंच हमारे पास ओरिएंट हो गए, ऑक्सीडेंट हो गए, और जो ये हैं अरब हमारे पास क्या हो गए, ओरिएंट हो गए। और जैसा कि एडवर्ड सईद ने कहा था कि शुरू से ही ऐसा होता आ रहा है कि ओरिएंट जो है वो एक्सप्लॉइट होते आ रहे हैं ऑक्सीडेंट के हाथों। यहाँ पे भी ऑक्सीडेंट यानी कि रेमंड ने एक्सप्लॉइट किया ओरिएंट यानी कि द अरब गर्ल को। और अगर हम दूसरा कॉन्टेक्स्ट देखें इसमें पोस्ट कलोनियल एलिमेंट का, तो होमी के भाभा वो हाइब्रिड की बात करता है, पिक एंड मिक्स की बात करता है,
ठीक है। तो यहाँ पे अल्जायर के अंदर हाइब्रिड कल्चर इकट्ठे रह रहे हैं, डिफरेंट कल्चर्स इकट्ठे रह रहे हैं, जैसे कि फ्रेंच हो गया और साथ में अरब्स के हो गया, ठीक हो गया। अब तीसरा एलिमेंट देखें कि ऑक्सीडेंट ने कैसे एक्सप्लॉइट किया ओरिएंट को, द अरब कहकर, कोई नेम नहीं दिया गया यहाँ पे, ठीक है ना। अरब गर्ल, गर्ल का नेम मेंशन है लेकिन गर्ल कौन है पता नहीं, नाम क्या है पता नहीं। अरब मैन मेंशन है, अरब कौन है नेम नहीं दिया गया, कि उनको मार्जिनलाइज कर दिया गया, उनकी वॉइस को वॉइसलेस करके रख दिया गया। जैसा कि स्पिविक कहती है कैंदास बाल्टन स्पीक के अंदर कि क्या जो होते हैं ये स्पार्टन्स जो होते हैं उनकी वॉइस होती है, उनको दबा दिया जाता है, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे भी क्या किया गया, यहाँ पे भी इनकी वॉइस को सप्रेस कर दिया गया, इनके नाम को छुपा कर इनकी आइडेंटिटी क्राइसिस क्रिएट कर दी गई। चलिए हम समरी को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। मैंने बताया था कि फिर रेमंड कहता है उसको, क्या तुम मेरी गवाही दोगे, तो आगे से कहता है उसको कि सो आई एग्रीड टू बी हिज विटनेस, कि मैं इसका गवाह बनने के लिए तैयार हो गया। अब इसी ड्यूरेशन में इनकी मुलाकात, जो रेमंड है ना, रेमंड की मुलाकात हुई सलेमानो से, ठीक है, जिसको बताता है कि इसका कुत्ता भाग गया है। फिर इसके बाद जो है मर्सोल और मैरी, इनकी मुलाकात होती है। और राइटर बताता है, इनके जो नरेटर है वो बताता है, मैरी केम दैट इवनिंग एंड आस्क्ड मी इफ़ आई वुड मैरी हर, क्या मैं उससे शादी करूँगा। आई सेड आई डिडंट माइंड, कोई बुरा नहीं, ठीक है। इफ़ शी वॉज कीन ऑन इट वी वुड गेट मैरिड, कहता है अगर तुम चाहते हो तो हम शादी कर सकते हैं। फिर उसके बाद कहती है मैरी, नरेटर बताता है कि उसने मुझसे पूछा इफ़ आई लव्ड हर, तो आई रिप्लाइड मच एज बिफोर दैट हर क्वेश्चन मेंट नथिंग और नेक्स्ट टू नथिंग, बट आई सपोज्ड आई डिड नॉट। तो नथिंगनेस दिखाई गई है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट कोटेशन है अब्सर्डिज्म के लिहाज से, कि फ्यूटाइल एफर्ट दिखाई गई है टू क्रिएट मीनिंग इन मीनिंगलेस वर्ल्ड, मीनिंगलेस लाइफ। फिर बताती है कि उसने मुझसे पूछा इफ़ दैट्स हाउ यू फील, शी सेड व्हाई मैरी मी, कि अगर तुम ऐसे ही फील करते हो तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। तो कहता है आगे से, आई एक्सप्लेन दैट इट हैड नो इम्पोर्टेंस रियली, बट इफ़ इट वुड गिव हर प्लेयर वी कुड गेट मैरिड राइट अवे। आई पॉइंटेड आउट दैट एनी हाउ द सजेशन कैम फ्रॉम हर, एज फॉर मी आई वुड मेयरली सेड येस। फिर उसने कहा कि तुम पता है मैरिज सीरियस मैटर है, तो उसने कहा नो। तो हर बार जो है ना हमारे पास इसका ऑब्जर्व रिस्पॉन्स ही आएगा, जैसा कि नेक्स्ट टाइम वो पूछती है कि अगर तुमसे कोई और गर्ल कहती है शादी करने के लिए तो तुम क्या करते, ठीक है। आई मीन अ गर्ल यू लाइक्ड इन द सेम वे एज यू लाइक मी, फिर तुम क्या करते। तो कहता क्या तुम उससे भी शादी कर लेते, तो कहता नेचुरली, ठीक है। फिर उसने शॉर्ट आंसर में ऑब्जर्व बिहेवियर में रह के उसने अपना रिस्पॉन्स दे दिया कि हाँ नेचुरली है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन थी, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है अब्सर्डिज्म का आंसर भी अच्छा सा प्रिपेयर हो सकता है एटीट्यूड के अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, इन दोनों की इंगेजमेंट हो जाती है। अब संडे को मैरी, मर्सोल्ट और रेमंड जो है ना वो जाते हैं सी साइड की तरफ, समंदर की तरफ जाते हैं। वहाँ पे रेमंड का एक दोस्त होता है मैसून ने ना इनको इनवाइट किया होता है अपनी तरफ। अब ये जो है ना रेमंड, मैरी और मर्सोल्ट रेमंड के फ्रेंड मैसून की तरफ गए हैं जो समंदर के बिल्कुल पास है। अब वहाँ पे जो है ना वो समंदर के अंदर ना स्विमिंग करते हैं, बड़ा ज़्यादा इंजॉय करते हैं इस चीज़ को। अब दोपहर का खाना खाते हैं। अब इस टाइम क्या होता है, रेमंड और जो मर्सोल्ट है ना दोपहर के खाने के बाद, रेमंड, मर्सोल्ट और मैसून, इन तीनों का सामना जो होता है ना अरब्स के साथ होता है, द ग्रुप ऑफ अरब्स। और उन ग्रुप्स ऑफ अरब्स के अंदर एक उस लड़की का भाई भी होता है जिसको रेमंड ने मारा हुआ होता है, ठीक है। तो उनमें से जो उसका भाई होता है ना वो खंजर निकाल के रेमंड को जख्मी कर देता है। अब ना रेमंड और मर्सोल्ट जो है ना वो वहाँ से चल जाते हैं वापस। जब वापस जाते हैं फिर उसके बाद रेमंड अपने ज़ख्म पे पट्टी करने के बाद ना मर्सोल्ट को लेकर इन अरब्स की तलाश में निकल जाता है। जब निकलता है ना तो वो चश्मे के ऊपर बिल्कुल ना वहाँ पे जहाँ पे पानी नहीं होता उस जगह पे ना देख लेते हैं कि वहाँ पे अरब बैठा हुआ है, उन अरब को देख लेते हैं। रेमंड जो है ना अपनी गोली निकालता है, कहता है अपनी गन से इसको मार दूंगा। अच्छा, ये भी एक देख लें, गन और खंजर और तलवार, ठीक है। ये स्वॉर्ड जो है ना ये बहुत ही पहले ट्रेडिशंस में यूज़ होता था, ट्रेडिशनलिस्ट एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको हम पोस्ट कॉलोनियल एलिमेंट से रिलेट कर सकते हैं कि जो इन्फीरियर किस्म का हथियार है ना, जैसे कि स्वॉर्ड हो गया और खंजर हो गया, वो अरब्स को पकड़ाया गया है, ठीक है, जिनको नेम भी नहीं दिया गया। और जो सुपीरियर किस्म का यानी कि जो मॉडर्न इन्वेंशन हुई जैसे कि गन है, वो गन जो है ना किसको दी गई, फ्रेंच मैन को, वाइट मैन को दी गई है, ठीक है। अब रेमंड जो है वो अपना गन पकड़ता है और वो उनको मारने के लिए जाता है।
तो मर्सोल्ड उसको रोक देता, कहता है नहीं यार बुरी बात है, नहीं मारना, ठीक है। उनको रोक देता है और उससे गन पकड़ लेता है वो। फिर दोनों वापस आ जाते हैं, लेकिन इसके बाद जो मर्सोल्ड है, मर्सोल्ड वापस दोबारा जाता है उस जगह पे, सी साइड पे, खुद को रिलैक्स करने के लिए। और जब भी खुद को रिलैक्स करने के लिए जाता है तो वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, ठीक है। कहता है जो गर्मी, सन वाज हॉट, सूरज बहुत गर्म था, ठीक है, बहुत गर्मी होती है इसको, उस गर्मी का इसके ऊपर बहुत बुरा असर होता है। और वहाँ पे क्या होता है, वही अरब मैन वहाँ पे लेटा हुआ होता है। और यहाँ पे जो हमारा नरेटर है वो नरेशन करते हुए कहता है, इट वॉज जस्ट द सेम सॉर्ट ऑफ हीट एज एट माई मदर्स फ्यूनरल एंड आई हैड द सेम डिसएग्रीएबल सेंसेशंस especially in my forehead, where all the veins seemed to be bursting through the skin. I could not stand it any longer and took another step forward. I knew it was a fool thing to do. I would not get out of the sun by moving on a yard or so. But I took the step, just one step forward, and then the Arab drew his knife and held it up toward me, athwart the sunlight. अब यहाँ जब इवेंट की बात हो रही है, इन्वायरमेंट की बात हो रही है, कहता बहुत गर्मी थी, कहता अनइंटेंशनली उसको अपने स्टेप्स उठाने पड़ रहे थे। जब वो क्या आगे गया, कहता अरब ने अपना नाइफ निकाला और विदाउट एनी रीज़न उसने क्या किया, कहता एंड माई ग्रिप क्लोज्ड ऑन द रिवॉल्वर, कहता है मैंने रिवॉल्वर उठाई और 4 गोलियां चला दी। पहले 1 गोली चलाई, फिर 4 मज़ीद गोलियां चलाकर उसने उस अरब को मार दिया। और ये क्लाइमेक्स था, ठीक है, नॉवल का, ठीक है। अब उसने जब उसको मार दिया तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 एंड हुआ, और पार्ट 2 जब हमारा स्टार्ट होता है वो सारा का सारा किसके ऊपर बेस कर रहा है, वो सारा का सारा मर्सोल्ड के अरेस्ट होने के बाद की स्टोरी है, नरेशन है, जिसमें ये जो मर्सोल्ड है वो ऑब्जेक्ट बन गया है, बीइंग जज्ड बाय सोसाइटी, कि सोसाइटी जज करती है पर्सन को, ठीक है। इसमें कोई इमोशंस नहीं है किसके अंदर, इन द टोन ऑफ मर्सोल्ड, ठीक है। नैरेटिव जो है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव हो चुकी हुई है एंड नो प्रेजेंस ऑफ इमोशंस, ठीक है। मर्सोल्ड इज नाउ जज्ड बाय द सोसाइटी, सोसाइटी उसको जज कर रही है इसके अंदर। और इस पार्ट के बिल्कुल स्टार्ट पे कहता है वो, आई वॉज क्वेश्चन सेवरल टाइम्स इमीडिएटली आफ्टर माई अरेस्ट। और फिर इसका जो वकील है मर्सोल्ड का, वो फील करता है कि जो मर्सोल्ड है उसको अपने जुर्म के ऊपर कोई भी किस्म का अफसोस नहीं है, ठीक है। और ये बड़ा सिग्निफिकेंट लाइन है जो चीज़ इंडिकेट करती है कि वाइट मैन को जो ब्लैक्स हैं उनकी डेथ मैटर नहीं करती, उनके लिए उनका मर्डर करना मैटर नहीं करता, उनके लिए बहुत छोटी सी चीज़ होती है। इसके बाद मर्सोल्ड को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। जो मर्सोल्ड जो है ना उसको समझ नहीं पाता वो, जैसा कि अब वो डिस्कस क्या करता है, अब डेथ किसकी हुई है, मर्डर किसका हुआ है, अरब का, लेकिन उसका यहाँ पे कंसर्न किसके साथ है, उसकी मदर के साथ। मजिस्ट्रेट ने भी मार्जिनलाइज कर दिया अरब के मर्डर को, ठीक है। वो क्या कहता है कि जो मजिस्ट्रेट है वो उसकी जो वालदा है उसकी डेथ के ऊपर, उसका जो बिहेवियर था बड़ा अब्जर्ड था, उसके ऊपर उसको जो है ना कोई अफसोस नहीं हो किसी भी किस्म का, ठीक है। तो ये भी बात समझ नहीं आती मजिस्ट्रेट के। और इसने जो मर्डर कर दिया है ब्लैक का, ठीक है, सॉरी एक अरब का, तो उसके ऊपर भी इसको कोई अफसोस नहीं हुआ। ये चीज़ मजिस्ट्रेट की समझ से बाहर है। और मजिस्ट्रेट जब पूछता है उससे कि तुमने क्यों मारा ब्लैक को, अरब को, तो कहता है बिकॉज इट वॉज टू हॉट, बिकॉज सन वॉज हॉट। फिर जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करता है, वो मर्सोल्ड के सामने क्रूसिफिकेशन का साइन दिखाता है और कहता है तुम यहाँ पे कन्फेस करो कि तुम गॉड को मानते हो, ठीक है। अब वहाँ पे जो है जो हमारा कैरेक्टर मर्सोल्ड है वो गॉड को मानने से भी इनकार कर देता है, जो कि एक नाइलिस्ट एटीट्यूड है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पता लगता है कि ये एंटी क्राइस्ट है जो मर्सोल्ड है, और वो कहता है ही डज नॉट बिलीव इन गॉड। इसी ड्यूरेशन में एक दिन मैरी जो है जेल में मर्सोल्ड से मुलाकात के लिए आती है, और इस दौरान ना वो मुस्कुराने की कोशिश करती है और ना बड़ा होप का इजहार करती है कि वो अपने जुर्म से ना जल्दी फारिग हो जाएगा और हमारी शादी हो जाएगी। लेकिन मर्सोल्ड कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। मर्सोल्ड जब जेल में अपने ट्रायल का इंतज़ार कर रहा होता है ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ना जेल की लाइफ का भी आदी हो जाता है, ठीक है। शुरू में उसको मुश्किल होती है कि अब किस तरह किसी वुमेन के पास में नहीं जाएगा और कोई स्मोकिंग नहीं करेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इस लाइफ के गुजारने का आदी हो जाता है, ठीक है। और ज़्यादातर वक्त जो है ना वो जेल में सोकर गुजारता है, ठीक है। ही इज़ ट्राइंग टू किलिंग द टाइम, वो वक्त को कत्ल कर रहा है, मार रहा है, वो स्पेंड कर रहा है, गुजार रहा है।
मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट अब नोवेल का स्टार्ट होने लगा, इसका ट्रायल। अब ट्रायल में सुबह सुबह इसको लेके जाते हैं अदालत के अंदर। जब वहाँ लेके जाते हैं ट्रायल में, तो डिफरेंट लोग जो हैं वहाँ पे इकट्ठे हुए होते हैं, और ट्रायल में जिस बंदा जिसको इसने मारा था मरसोल ने, अरब पर्सन, उसका मर्डर को जिक्र करने के बजाय ये जिक्र कर रहे होते हैं जी कि जो मरसोल्ट है उसकी अपनी मदर की डेथ के ऊपर क्या एटीट्यूड था, क्या बिहेवियर था। ठीक है, तो जब ट्रायल हो रहा है तो फ्रेंच कोर्ट ने भी मार्जिनलाइज कर दिया किसको, अरब को। ठीक हो गया। तो मैंने पोस्ट कलोनियल कॉन्टेक्स्ट में साथ साथ डिस्कस किया आपके साथ कि अरब को मार्जिनलाइज कर दिया। अरब का मर्डर उनके लिए एक माइनर थिंग था। जो चीज़ मैटर कर रही थी उनके लिए वो उसका अब्जर्ड एटीट्यूड था जो उसकी मदर की फ्यूनरल के ऊपर था। और वहाँ पे जो है नर्सिंग हाउस के डायरेक्टर, उनसे पूछा जाता कि जो मरसोल्ट है उसका क्या एटीट्यूड था डेथ के ऊपर अपनी मदर के। तो कहते हैं इसकी तो आंखों में आंसू भी नहीं थे। मैरी से पूछा जाता कि मैरी से पूछते कि मरसोल्ट का क्या एटीट्यूड था। वो बताती कि हम लोग ना नेक्स्ट डे कॉमेडी जो फिल्म है वो देखने के लिए गए हुए थे। फिर ट्रायल के नेक्स्ट डे अदालत में दोबारा क्या होता है, एक गवर्नमेंट वकील होता है, लॉयर। जो लॉयर होता है ना वो क्या कहता है मरसोल के बारे में कि ये एक मॉन्स्टर की तरह का है। ठीक है, वो इसको मॉन्स्टर के नेम से पुकारता है और कहता है कि इसमें जो है ना कोई भी मॉरल, कोई भी एथिक्स नहीं है जो कि हमारी सोसाइटी के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। इसकी जो सोच है वो हमारी सोसाइटी से मैच नहीं करती। तो इस बेस पे जो है ना मरसोल को मुजरिम साबित कर दिया जाता है और इसको सजाए मौत का, सेंटेंस टू डेथ का हुक्म सुनाया जाता है, ऑर्डर दे दिया जाता है। अच्छा, और मज़े की बात क्या है, इसके अंदर जो अब्सर्ड प्ले होते हैं ना उसमें ट्रेजिक कॉमिक एलिमेंट भी होते हैं। वो एक एलिमेंट ये भी आता है कि जब इसका ट्रायल चल रहा है ना तो ट्रायल पे इसका ध्यान अपने केस की तरफ नहीं है। इसको नहीं पता कि इसके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, कोई इसको परवाह नहीं है उस चीज़ की। ये क्या देख रहा है कि बाहर आइसक्रीम वाला गुजर रहा है। ठीक है, और ये चीज़ नोट कर रहा है कि उसका वकील ज़्यादा अच्छा है मेरे वकील से, उसके वकील के पास ज़्यादा अच्छे आर्ग्यूमेंट्स हैं, उसको अप्रिशिएट भी करता है। तो ये सब कुछ चल रहा होता है। अच्छा, अब इसको सेंटेंस टू डेथ सुना दी गई। अब क्या है, अब जेल के अंदर मरसोल जो है ना अपनी सजाए मौत का इंतज़ार कर रहा है, सेंटेंस टू डेथ का इंतज़ार कर रहा है। और एक दिन ना मरसोल की बिल्कुल विश के अगेंस्ट ही एक प्रीस्ट उससे मिलने के लिए आता है जेल में। ठीक है, और उसको कहता है कि तुम जो है ना अपना ये कुफरी एटीट्यूड ख़त्म कर दो, अपना ये जो नेगेटिव एटीट्यूड है ना वो ख़त्म कर दो। तुम ना माफ़ी मांग लो, तुम गॉड की तरफ वापस आ जाओ। ठीक है, तुम रिडम्पशन थ्रू सफरिंग जो है ना रिडम्पशन कर लो, तुम माफ़ी मांग लो तुम। लेकिन मरसोल्ट इनकार कर देता है और कहता है ही डज नॉट बिलीव इन गॉड। दोबारा से वो कहता है, मजिस्ट्रेट की तरह जो वो पादरी भी है ना वो भी यकीन नहीं कर पाता कि मरसोल्ट को ईमान की कोई ख्वाहिश नहीं है। ठीक है, और वो नहीं चाहता कि उसको अगली जो लाइफ है इसके बाद वो अच्छी पीसफुल गुजर जाए। तो बड़ा हैरान होता है। फिर मरसोल्ट जो है ना उसको अचानक बड़ा ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ना पादरी को ना डिपोच लेता है और चिल्लाना शुरू कर देता है कि, और चिल्ला के ऊँची ऊँची कहता है कि उसको इस बेमायनी और जो जिस्मानी दुनिया ना सिर्फ और सिर्फ उस पर यकीन रखना है। ठीक है, उसको हेयर आफ्टर पे कोई बिलीफ नहीं है, उसको गॉड पे कोई बिलीफ नहीं है। और फिर उसके बाद जो है ना ये मरसोल्ट ये भी कहता है कि इंसानी दुनिया के अंदर जो ये लाइफ गुजार है इसका इस पर भी कोई यकीन नहीं है। ठीक है, कि लोग कैसे रहते हैं, बिहेवियर क्या सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी के नॉर्म्स क्या हैं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। फर्स्ट टाइम ये मुंह से कन्फेस करता है, यानी कि अब्सर्डिज्म की फर्स्ट टाइम ये फिलोसफी को शो करवाता है यहाँ पे। और इसके बाद जो है इसकी सेंटेंस टू डेथ का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे हमारा नोवेल फिर एंड हो जाता है। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर एब्सर्डिज्म भी है और कैरेक्टर ऑफ मरसोल्ट भी है। इसके अलावा मैंने आपको पोस्ट कलोनियल एलिमेंट्स का बताया, और इसके अलावा जो है इसके अंदर एग्जिस्टेंशियलिज्म का कैरेक्टर जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो है इसके अंदर निहिलिज्म का भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वीडियो हो गई कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स टू। आपका एक सिंगल शेयर बहुत मैटर करता है हमारे लिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह